हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लास में। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का आंसर राइटिंग का रिव्यू सेशन चल रहे हैं और जिसमें मैं आप लोगों का डेली आंसर राइटिंग रिव्यू करता हूं। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे, चलेंगे आगे। आप लोग क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, जल्दी से सारे बच्चों को जोड़ दें ताकि सबके सब लोगों को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकें। मेरा नाम शबलू है, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कई सालों से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं और पिछले लगभग 1.5-2 महीने से आपके साथ आंसर राइटिंग का मैं ये ओवरव्यू सेशन भी ले रहा हूं। इसके अलावा हमारा अनअकैडमी की तरफ से उन्नति बेच चल रहा है NCERT का, जिसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। आप कोड यूज करेंगे WS लाइव तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो वो भी माइंड में होना चाहिए जिनको बेस पर काम करना है। चलिए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आकांक्षा का है, ठीक है। आकांक्षा ने सवाल लिखा है कि यह मानने के क्या कारण है कि सरकार को कृषि सब्सिडी जारी रखनी चाहिए। 150 वर्ष का यह सवाल था। चलिए, सरकार को कृषि सब्सिडी देना जारी रखना चाहिए क्योंकि भारत में खेती एक जोखिम भरा व्यवसाय है। प्रदान की गई सब्सिडी के आधार पर कृषि सब्सिडी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि आपने इंट्रोडक्शन में हमेशा सबसे पहले सब्सिडी को एक्सप्लेन करो कि सब्सिडी है क्या। जब तक आप सब्सिडी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब तक आप सब्सिडी के बारे में बात को नहीं बताएंगे, तो आपके क्वेश्चंस की बातें अधूरी रहेंगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में चीजों को करने की कोशिश करो, थोड़ा सा इसके बारे में चीजों को आप लिखने की कोशिश करो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन 2021 ने एक अध्ययन में पाया कि 2013 से 2018 के बीच हर साल किसानों को $540 बिलियन दिए गए। अध्ययन में यह पाया गया कि सब्सिडी कई मायनों में हानिकारक है। ये पॉइंट इन्होंने अच्छा लिखा है, डेटा का वाला पॉइंट है तो एक्सेप्टेबल है। अल्प विकसित देशों में चावल जैसे कम पोषण वाले खाद्य पदार्थों के अत्यधिक उपभोग को प्रोत्साहित करते हैं। वनों की कटाई को प्रोत्साहित करके सब्सिडी की जलवायु संकट में योगदान करती है। ये अच्छा लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या लिखने की कोशिश की इन्होंने। इसके बाद छोटे किसान जिनमें से कई महिलाएं हैं को बाहर रखा गया है। UNDP प्रमुख स्टीनर के अनुसार सब्सिडी को पुनर्निर्देशित करता है। दुनिया भर में 500 मिलियन छोटे आजीविक को बढ़ावा मिला है। तो एक तो इन्होंने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है। क्यों जारी रखना चाहिए ये पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, इस बात को ये पूरी तरीके से नहीं बता पाए हैं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सुधार की गुंजाइश है और ज्यादा इस क्वेश्चन को बेहतर किया जा सकता है, नहीं तो इनकी चीजें पूरी तरीके से सही साबित नहीं होंगी, है ना। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक अलग रिपोर्ट में कहा गया कि सुधार के बिना कृषि सब्सिडी स्वास्थ्य भूमि विशाल विस्तार को बेकार कर देगी। पूरा का पूरा नेगेटिव एस्पेक्ट इन्होंने इस क्वेश्चंस में लिखने की कोशिश की है और नेगेटिव एस्पेक्ट पर काम करके इस क्वेश्चंस को पूरा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो जितना बेहतर इस क्वेश्चंस को लिखना चाहिए था, क्यों जरूरी है ये कहीं पर भी नहीं लिखा, या क्यों हटा देनी चाहिए ये इन्होंने थोड़ा सा बताने की जरूरत की है, लेकिन क्वेश्चंस पूरी तरीके से नहीं है। कृषि क्षेत्र 40% से अधिक रोजगार प्रदान करता है। GDP में इसका उपयोग 17 से 16% के करीब ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई क्वेश्चंस जो जरूरी था लिखना वो नहीं लिखा गया है। क्वेश्चंस को और बेहतर लिखा जाना है। 2.5 नंबर केवल इसलिए दिए हैं क्योंकि आपने इस क्वेश्चंस में मेहनत की है, आपने इस क्वेश्चंस में एफर्ट लगाया है, लेकिन एफर्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट में होना चाहिए था और बेहतर आपको इस पे लिखना चाहिए था, तभी इस क्वेश्चंस को और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये कौन है, बबली। थोड़ा सा भाई विजिबिलिटी का ध्यान रखा करो। कई बार मैं कह चुका हूं, साफ फोटो क्लिक कर लिया करो। अगर साफ फोटो क्लिक नहीं करोगे तो मैं क्वेश्चंस का रिव्यू कैसे कर पाऊंगा, बच्चों को आपके क्वेश्चंस के बारे में कैसे पता चलेगा, यह बहुत मायने रखता है ना। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा खुला आसमान है जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं के साथ जिंदगी को जीता है, जिसमें रोकने वाला कोई नहीं होता। जब ऐसी आजादी का कोई रोकता है तो अंकुश लगा दे, तो अपने इशारों पर नचाता है, तो स्वतंत्रता संग्राम अर्थात स्वतंत्र रहने की जंग छिड़ जाती है। नोट एक्सेप्टेबल है, प्राइवेट व्यूज नहीं लिखने थे। इस क्वेश्चन में लिखा गया कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के पहलू को इसने जानने की कोशिश की, और इस कंटेक्स्ट में जो आपने बताने की कोशिश की, नॉट अ गुड अप्रोच, ये एक सही अप्रोच के तौर पर नहीं होगा, ये सही अप्रोच के कंटेक्स्ट में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय उपनिवेशवाद, अब आपने वो पॉइंट लिखा,
गुलाम रहा है दिल्ली सल्तनत से लेकर ब्रिटिश तक, लेकिन ब्रिटिशरों के द्वारा भारतीय लोगों को अधिकारों से वंचित रखा, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐलान कर दिया जो जंग 1857 से 1947 तक चली, नहीं है, नॉट इफेक्टिव है। गांधी जी के योगदान की बात इन्होंने करने की कोशिश की है, उसके बारे में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक मजबूत कड़ी है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है। योगदान राष्ट्रवादी भावना को तेज करना, रंगभेद को खत्म करना, समन्वय के साथ काम करना, भारतीयों में एक साथ लाना, सत्य अहिंसा पर बल देना, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, ये थोड़ा सा स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उस स्वीकार करने का क्या फायदा जब क्वेश्चंस की ताकत ही खत्म हो जाए। विचारधारा और रणनीति, गांधी जी हमेशा किसी कार्य को करने की पहली पूरी रणनीति बना लेते थे। गांधी जी नमक कानून का विरोध स्वयं नमक बनाकर किया। गांधी जी की ब्रिटिश और विरोध आंदोलन के साथ बहिष्कार को अपनाया। गांधी जी की विचारधारा, गांधी मर सकता है, नैतिकता नहीं। स्वतंत्रता संग्राम की दिशा, गांधी की स्वतंत्रता संग्राम की कई दिशा में मोड़ा आंदोलन एक साथ बोया, ठीक है, गरम चोरी चोरा, ठीक है, ये इन्होंने यहां पर लिखने की कोशिश की। बच्चा नहीं, थोड़ा सा इस चीज को रखने की और बताने की कोशिश करो कि असल में आप क्या कहना चाहती है। महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के मजबूत स्तंभ रहे, जिसने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के सभी वर्गों का सहयोग किया और उनका साथ दिया। कहीं ना कहीं गांधी जी सभी क्रांतिकारियों के महत्वपूर्ण थे, ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है यहां पर। तो जो क्वेश्चंस में जिस ताकत को लिखाना चाहिए था, जिस तरीके से चीजों को करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इस प्रकार की चीजों को और बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करो। बबली, उम्मीद ज्यादा अच्छे की थी, लेकिन कोई बात नहीं, और बेहतर इसे करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। अगर मैं बात करूं मार्क्स की, तो इसमें जो आपके डिजर्विंग मार्क्स है 15 नंबर में से बहुत कम, आप 3.5 ही नंबर डिजर्व करती हैं, लेकिन 4 नंबर बस इसलिए क्योंकि आपने एफर्ट दिखाने की कोशिश की, लेकिन क्वेश्चंस पूरी तरीके से आपका आउट ऑफ कंटेक्स्ट गया है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार की चीजों पर हमें काम करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जाहिद का, द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द स्टेट शेल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ पावर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत बढ़िया, बढ़िया बात है। आर्टिकल 50 के कंटेक्स्ट में इन्होंने अपनी बात को कहने की कोशिश की, ठीक है। हाउएवर इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर मोर हाइपोथेटिकल देन रियल। क्यों? जो देश में आप लोगों को सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देता है, शक्तियों का बंटवारा या पृथक्करण दिखाई देता है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया राज्यों और सेंटर के बीच शक्तियों का बंटवारा। पृथक्करण का मतलब हो गया सेंटर के या जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उन तीनों के बीच शक्तियों के बंटवारे को किस तरीके से स्वीकार किया जाए, किस तरीके से उसको रखा जाए, वो यहां पर आप लोगों को नजर आता है, वो आप लोगों को यहां पर दिखाई देता है, ठीक है। ओके, इन्होंने ओवरलैप ऑफ द फंक्शंस ऑफन परफेक्शन, ठीक है, परफॉर्म्ड ईच अदर रोल्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, ऑल्सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, डोमिनेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव होल्ड द सिग्निफिकेंस पावर ओवर द ब्रांचेस, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफिसेज इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेचर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। वीक लेजिस्लेचर पार्लियामेंट लेक इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रगल टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बिल आर पास विदाउट द सफिशिएंट डिबेट। ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन्होंने बताने की कोशिश की, बट द इंटेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर इज द प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ अनचेक्ड पावर। इट प्रोवाइड फॉर द चेक एंड बैलेंस। India has a federalism form of government which does not burden any authority and also weak accountability to the people. क्वेश्चंस में इन्होंने अपनी सारी बातों को बखूबी बताने की कोशिश की, बट जो तरीका, जो एस्पेक्ट मुझे सुनना था, जानना था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इन्होंने कहीं पर भी इस क्वेश्चंस के अंतर्गत उन चीजों को बताने की कोशिश नहीं की गई कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो रियलिटी में नहीं है, दिखती जरूर है। आर्टिकल 50 कहता है, बेसिक स्ट्रक्चर में दावा किया गया, लेकिन रियलिटी कहती है कि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होगी, लेजिस्लेचर के कानूनों को जुडिशरी रद्द कर सकता है,
जुडिशरी कई मामलों में जुडिशियल ओवररीच के माध्यम से सरकार को डायरेक्शन देता है, दैट इज टोटली वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। ये सारी की सारी चीजें मिसिंग है। तो इन्होंने जो लिखने की कोशिश की वो लिखा जरूर है, लेकिन उसका एक करंट सिनेरियो मिस कर दिया। तो मतलब इस क्वेश्चंस में और ज्यादा सुधार और ज्यादा बेहतर करने की उम्मीद थी। 10 नंबर का सवाल है, जाहिद की कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जाहिद की कुछ चीजों को हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन नॉट एज मच एज जितना कि वो बेहतर लिखते हैं। उस हिसाब से क्वेश्चंस में बहुत कुछ मिसिंग रहा है, बहुत सारी चीजों में हमें इसमें काम करना बाकी है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जहां पर आप लोगों को थोड़ा सा इस पर काम करना जरूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो हमारी चीजें लगभग एंड होती जाएंगी। दूसरे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, व्हाट आर द रीजन बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू सब्सिडी? एग्रीकल्चर सब्सिडी आर 2% ऑफ इंडिया जीडीपी। एग्रीकल्चर विद इट्स अलाइड सेक्टर इन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द लिवलीहुड इन इंडिया। 70% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड इज स्टिल deprived primarily on agriculture for their livelihood with approx 82% of the farmer being small and marginal। देखो इंट्रो में इन्होंने ये जो फैक्ट और चीजों को बताने की कोशिश की, इसे और बेहतर किया जा सकता था वाया द डेफिनेशन या वाया द मींस ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? उन्होंने सब्सिडी के उस पहलू को नहीं लिखा जिस पहलू को इन्हें लिखना चाहिए था, जिस पहलू को इनको इस पे जानना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें, थोड़ा सा इस बात को जानने की कोशिश करें कि जब भी आप किसी इंट्रो को मेंशन करने की कोशिश करें, जब भी आप किसी इंट्रो को लिखें, तो उसका एक कंप्लीट सिनेरियो हो, उसका एक कंप्लीट एस्पेक्ट हो जिसमें आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजन टू कंटिन्यू एग्रीकल्चर सब्सिडी। इनकम सपोर्ट सब्सिडी बूस्ट फार्मर इनकम स्पेशली स्मॉल स्केल फार्मिंग एलिवेटिंग पॉवर्टी एग्जांपल इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इनकम। ये ठीक लिखा है। फूड सिक्योरिटी आप लोगों को यहां पर नजर आती है, फूड प्रोडक्शन आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, स्वीकार किया जा सकता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जॉब्स इन रूरल एरिया सपोर्टिंग द लिवलीहुड एंड द रिड्यूस द माइग्रेशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड इरिगेशन सिस्टम पे काम किया जाए। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शील्ड फार्मर फ्रॉम द मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस, बहुत बढ़िया। कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात की गई। सब्सिडीज प्रोटेक्ट ट्रेडिशनली प्रैक्टिसेस एग्जांपल कल्टीवेशन एंड ट्रेडिशनल क्रॉप मिलेट्स। ठीक है, रिडक्शन इन इंपोर्ट। ठीक है, ओवरऑल सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर विल बी द बेनिफिशियल फॉर द फार्मर एज वेल एज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इन्वेस्टमेंट गिव समथिंग बैक। बहुत बढ़िया। देखो अपनी बातों को जिस तरीके से इन्होंने दिखाया, जिस तरीके से इन्होंने बताया, वो एक अच्छा पहलू, एक अच्छा एस्पेक्ट है जिसपे इन्होंने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को, एक और एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की। बात समझ में आई क्लियर एकदम? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन होने के बाद भी कुछ चीजों को मिस कर गया है, कुछ चीजों को इसमें मिस करा है। ठीक है, जैसे सब्सिडी का नेगेटिव एस्पेक्ट, कुछ डेटा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक या WTO इसके बारे में क्या कहता है उसको भी इसमें लिखने की कोशिश की। ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो सर कितने मार्क्स मुझे मिल सकते हैं इस पर? तो मार्क्स में आपको 10 में से भी केवल 4 ही दूंगा। इसमें से और ज्यादा चीजों पर काम करने की आवश्यकता है, और ज्यादा चीजों को बेहतर करने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे जब तक आप चीजों को बेहतर नहीं करेंगे तब तक आपकी चीजें ठीक नहीं होंगी। वेल, अच्छा अटेम्प्ट है, बढ़िया कर रहे हो जाहिद, काबिले तारीफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका भाई प्रणीत का। प्रणीत, इनके सवाल को देख लेते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस इन 1973 व्हिच रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द पावर अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रिवेंट द फॉर्म ऑफ द ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट। बढ़िया इंट्रोडक्शन है भाई, बढ़िया इंट्रोडक्शन है। अपनी बात को पूरी तरीके से लिखने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात इन्होंने बताई, यहां पर लिखने की कोशिश की। like organs of government, legislature, executive, judiciary, article that support the separation of power 122 में लिखा है, 121 में लिखा है। आर्टिकल 51 नहीं है, 50 है भाई। यहाँ पर 51 तो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करता है। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें कि छोटी सी गलतियां अक्सर हमें परेशान करती है ना।
361 में इन्होंने अपनी बात को कहने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जुडिशरी के कंटेक्ट, अच्छा इसका एक और पोर्शन है भाई, कहां पर है, ये रहा। बट इन द प्रैक्टिकल ड्यू टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया हैज द डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस वेयर द फंक्शन ऑफ वन ऑर्गन ओवरलैप विद अदर। ये अच्छे पॉइंट लिखे हैं इन्होंने यहां पर, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेजिस्लेचर ऑन जुडिशरी ऑन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर का जुडिशरी पर क्या है, इम्पीचमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस एक्सेप्ट है, पावर अमेंड द लॉज एंड डिक्लेयर अल्ट्रा वाइड, ठीक है। ऑन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर फाउंड टू टेक एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव का रोल जुडिशरी अपॉइंटमेंट एज ए चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, मर्सी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उस पर ओवरलैप कर जाती है। ऑन लेजिस्लेचर जॉइंट सिटिंग ऑफ प्रोविजन, ठीक है, एंड प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123, ये भी अच्छी बात है, इन्होंने बताने की कोशिश की। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पर रिव्यू कर लेती है, बहुत बढ़िया। जुडिशरी कैन इशू रिट ऑर्डर एंड डायरेक्शन, लेजिस्लेचर पर डॉक्ट्राइन ऑफ इशू बेसिक स्ट्रक्चर, डिक्लेयर एनी लॉ अल्ट्रा वाइड्स इफ इट गोज बियॉन्ड द लीगल पावर। चलिए, ये भी इन्होंने एक अच्छे तरीके से अपनी बातों को बताने की कोशिश की, अपनी बातों को लिखाने की कोशिश की और जस्टिफाई करने की कोशिश की कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बेहतर किया जा सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चंस इन्होंने लिखा आगे। इश्यू रिलेटेड टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्गन्स, डिलेइंग ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है, रिपीटेटिंग इंटरवेंशन, ठीक है, लेस अकाउंटेबिलिटी, मिक्सचर ऑफ द पावर के कंटेक्स में। एडवांस क्या होगा, कुछ एडवांटेज भी होंगे क्या, एनहांस अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, प्रिवेंट आर्बिट्रेरी एक्शन, ठीक है, कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन, इक्वलिटी इन गवर्नेंस, ये बढ़िया पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी विद द डाइवर्स सोसाइटी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इज अनडिजायरेबल, दैट व्हाई वी यूज द चेक एंड बैलेंस सिचुएशंस, ये चेक एंड बैलेंस कंडीशंस। तो देखो, इनके क्वेश्चंस में आपको एक अलग ही मैच्योरिटी का लेवल दिख रहा होगा, एक अच्छा लेवल दिख रहा होगा, और बाकायदा उन्होंने इस क्वेश्चंस को दिखाने में, बताने में पूरी ताकत लगाई है, अच्छा रिप्रेजेंट कर पाए हैं, अच्छा डिजर्व कर पाए हैं। लेकिन कुछ पॉइंट इनके भी मिसिंग है, लाइक इसके माध्यम से किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है, लेजिस्लेचर पावरफुल हो जाती है, कई बार जुडिशरी पावरफुल हो जाती है, लेजिस्लेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लाइक वही पॉइंट जुडिशियल ओवररीच वाला पहलू, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इनको भी 4.5 नंबर मेरी तरफ से दिए जाएंगे। कुछ बेहतर जरूर इन्होंने करने की कोशिश की, कुछ बेहतर जरूर इन्होंने इस क्वेश्चन में किया है। बात समझ में आई, क्लियर एकदम, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, बढ़िया कर रहे हो परनीत, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा आ जाता है उपासना तिवारी का। महात्मा गांधी, ठीक है, बी द चेंजेस ऑफ द योर विश टू सी द वर्ल्ड, महात्मा गांधी के कोटेशन से स्टेटमेंट क्या, गांधी जी बिकम द पीपल्स वॉइस एंड एडिड द डेवलपिंग द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, बहुत बढ़िया, अच्छे पॉइंट है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, लाइक खिलाफत मूवमेंट में, नॉन कॉर्पोरेशन, चंपारण, खेड़ा, साल्ट एंड ये सब चीजें। अच्छा, ये पॉइंट इस तरीके से बताना बड़ा अच्छा है भाई, ठीक है। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो इसका मतलब आप डायरेक्टली एग्जामिनर का जो माइंड है वो सीधे तौर पर इसमें टारगेट कर रहे हो, इसके माध्यम से सीधे तौर पर आप उन्हें बताने की कोशिश करते हो। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसको भाई थोड़ा सा अवॉइड करो, थोड़ा सा इसके लिए या तो पिक्टो जो आप सर्कल बना सकते हैं वो जरूरी है। समझ में आई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पहलू देख लेते हैं भाई। उसके बाद इन्होंने आइडियोलॉजी की बात करी, टैक्टिक्स की बात करी, नॉन वायलेंस पर कार्य किया, सत्याग्रह के बारे में बताया, नॉन कोऑपरेशन, सत्याग्रह एम टू, ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ द थ्रू द अपील के माध्यम से, चीजों के माध्यम से, नॉन कोऑपरेशन को बताया ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एम टू मेक इंडिया
अनगवर्नेबल, ठीक है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस को बताने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बाकी इसका एक और पॉइंट होना चाहिए भाई, कहाँ है लॉज, हाँ ठीक है, इन्वॉल्व द ब्रेकिंग अनरेस्ट लॉज, ठीक है, रेगुलेशन एंड, ठीक है, दस गांधी जी लिगेसी कंटिन्यू, इंस्पायर पीपल सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, फाइट फॉर द जस्टिस एंड फ्रीडम। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को लिखना और एक एक व्यूज को सही तरीके से दिखाना, जस्टिफाई करना, ये बहुत बड़ा पहलू होता है। और इन्होंने अपनी बात को बाकायदा इसमें लिखा, समझा, बताया। तो आज के क्वेश्चंस में उपासना ने अपनी हर बात को दिखाने की कोशिश की। आज के क्वेश्चंस में उपासना की हर कहानी को हम यहां पर एक्सेप्ट करेंगे, आज की हर तरीके की चीजों को उनके हम देखेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट किया। मार्क्स की अगर मैं बात करूं भाई, एक तो फोटोज थोड़ा सा जरा ढंग से लिखने की कोशिश किया करो, फोटोज बहुत ज़रूरी है। अब अगर फोटोज आपका सही नहीं आएगा तो मुझे पूरी तरीके से पढ़ने में आपत्ति होगी। अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, कमी निकालूं इतनी बड़ी इसमें कमियां नहीं दिखाई देती, कहीं ना कहीं चीज़ों को इन्होंने अच्छे से दिखने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए इनके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आज इनके क्वेश्चंस को पढ़ने में अच्छा लगा, आज इनके क्वेश्चंस को पढ़ने में हमें मजा आया। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, डाइवर्सिटी, ठीक है ठीक है ठीक है। 122 100 कंटेक्स, 150 50 के कंटेक्स में 361 एंड 121 एंड 122 एंड 212, ओके ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर इज द डाइवर्जन ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी थोड़ा सा अच्छा लिखा है इन्होंने, है ना। थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा बनाओ भाई, थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा बनाओ, है ना। थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा बनाओगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। ओवरलैपिंग विद जुडिशरी इंपीचमेंट, ठीक है, विद एग्जीक्यूटिव इंपीचमेंट एंड प्रेसिडेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात रखी। ओवरलैपिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव विद जुडिशरी, मेकिंग ओपोनेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, विद लेजिस्लेचर में क्या काम होगा। ओवरलैपिंग पावर ऑफ द जुडिशरी विद एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 142, द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज द एग्जीक्यूटिव इन ऑर्डर टू बीइंग अबाउट द कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, ये बताने की कोशिश की इन्होंने। विद लेजिस्लेचर जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ द रिव्यू एग्जीक्यूटिव एक्शन टू डिटरमाइन इट्स इज वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दस फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया a constitutional system with strict separation of power is undesirable and impracticable, ठीक है। देखो वो जो इन्होंने व्यूज बताने की कोशिश की, अच्छी बात है। पहली बात 10 नंबर का सवाल था तो इसे 150 वर्ष में खत्म करना था। दूसरी बात, जो सेपरेशन ऑफ पावर की कमियां और रियलिटी वो कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग है। आपको क्वेश्चंस के ध्यान के कंटेक्स्ट में कि कहां पर हाइपोथेटिकल और कहां पर रियलिटी में नजर आती है। कई केस ऐसे हैं जहां पर हाइपोथेटिकल केवल और केवल दिखती है नहीं, और कई जगह ऐसा है जहां पर दिखती है आपको नजर आती है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। उपासना उम्मीद है कि इस बार आप और ज्यादा बेहतर लिखने की कोशिश करोगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बेहतर लिखना यही आपकी सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ी बात होगी। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा लेक करी है, इस क्वेश्चंस में आपने चीजों को मिस किया है, तो केवल 4 नंबर मेरी तरफ से अलॉट होंगे। मेहनत के हैं, और ज्यादा इस पर काम करना बाकी है, और ज्यादा चीजों को ठीक करना बाकी है। बात समझ में आई क्लियर एकदम? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं और बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा कहां गया भाई? और क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, 1 2 3, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर देखिएगा, ये कौन है भाई? पीटीओ वाली कौन है भाई? जसवीन, ओके। इनके क्वेश्चंस को देखिएगा। राष्ट्रीय महात्मा गांधी, ठीक है, 1900, ठीक है ठीक है ठीक है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में इनका सराहनीय योगदान देखा है, ठीक है। विचारधारा क्या है? दुनिया की हर समस्या का अंतिम समाधान अहिंसा है, ठीक है। सन 1915 से पहले, ठीक है, विचारधारा की बात रखी इन्होंने, बहुत बढ़िया अच्छे पॉइंट लिखे हैं।
भारत लौटने के साथ ही भारतीयों को अंग्रेजों के कारण हुई दुर्दशा को देखते हुए सत्याग्रह आरंभ किया, जिसने अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया। बढ़िया है, ठीक है। और क्या लिखा है इन्होंने, इसके बाद चंपारण 1917 और खेड़ा 1918, इसके माध्यम से विश्वास पैदा करते हुए गांवों की प्रारंभ करके स्कूलों अस्पतालों का निर्माण की दिशा मिली। अच्छा, चंपारण और खेड़ा में ऐसा कुछ हुआ था क्या है? मेरे ख्याल से चंपारण में नील की खेती के खिलाफ था। तो भाई थोड़ा सा ध्यान दे कि जो पॉइंट लिखने वाले हैं उसकी कंप्लीट डिटेल आपके पास हो। असहयोग आंदोलन को इन्होंने एक्सप्लेन किया, प्रेरित किया 1922 चोरी चोरा कांड के बाद यह आंदोलन वापस पड़ा। वर्ष 1928 में बारदोली की बात रखी, सत्याग्रह सरदार पटेल की मदद की, डांडी मार्च के माध्यम से बात रखी, छोड़ो आंदोलन में गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा देता गया, महिलाओं की दुर्दशा, अनुसूचित जातियों का शोषण तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु गांधी द्वारा प्रयास किए गए। ठीक है, तो गांधी जी की रणनीतियों का प्रभाव न केवल स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के रूप में देखा, अपितु 1950 में नस्ली भेदभाव की लड़ाई में भी मार्टिन लूथर किंग तथा आरटीआई के संदर्भ में 2011 में अन्ना हजारे द्वारा लोकपाल बिल के लिए अनशन पर सत्याग्रह दिखाई दिया। देखो सबसे अच्छा तो इनका कंक्लूजन ही है, सबसे अच्छे इन्होंने अपने कंक्लूजन को ही लिखाने की कोशिश की है, कंक्लूजन को ही इन्होंने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया। लेकिन कुछ चीजों में बदलाव बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चंस में जितना बेहतर वो हमेशा से लिखती थी उतना बेहतर इस क्वेश्चंस में वो नहीं लिख पाई, उतना क्वेश्चंस इन्होंने इतना बेहतर इतने क्वेश्चंस को नहीं लिख पाया। तो थोड़ा सा और बेहतर इनको लिखना है। अपने व्यूज को लिखने से पहले सोचना जरूरी है। ठीक है, 15 नंबर का सवाल था पर मजा नहीं आया तो 5 नंबर ही मेरी तरफ से अलॉट होंगे। बहुत सारी कमियां, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर इन्हें काम करना था, जिन पर इन्हें बेहतर तरीके से चीजों को ट्रीट करना जरूरी था। बात समझ में आई एकदम क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निधि का, निधि। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में बात रखी है। इमरजेंसी विच डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 360 एज ओपोनियन बाय महावीर त्यागी कंस्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, ओके, मेंटेनेंस ऑफ द एक सेकेंड a member of the constitutional assembly, the emergency financial provisions will act as safety valve and help in maintenance of the constitution। constitution का maintenance होगा या maintenance of economy होगा? बताइएगा भाई मुझे। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा हर चीज को समझने की कोशिश करो। निधि आप बहुत अच्छा लिखती हो लेकिन कहीं ना कहीं चीजें आपकी मिसमैच हो जाती है। इस कंटेक्स्ट में आपका जो पहलू है, जो बताना चाहती हो, कहीं ना कहीं खराब होता है ना। आगे बढ़ते हैं। circumstances when financial emergency proclaimed if the president is satisfied that there is a financial instability। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट एक्सेप्टेबल है भाई। ठीक है, इनके बाकी के पॉइंट कहाँ गए भाई? ठीक है, एक सेकंड लगेगा भाई। ओके, ये तो हो गया हमारा, है ना। ओके, ये है हमारा मीनाक्षी का और ये है हमारा सोनम का। और इनका पेज कहाँ पर गायब है भाई? इनका पेज गायब है और इनका पेज लाना होगा। ठीक है भाई, 1 मिनट लगेगी मुझे, है ना। सवाल ये है कि अगर क्वेश्चन ही मुझे पूरा नहीं मिलेगा तो मैं उस क्वेश्चन को रिव्यू कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, ओके, ये हमने देख लिया आकांक्षा वाला, ये सारे के सारे पॉइंट हमने देख लिए। ठीक है, ठीक है, शायद अब आ गया हो, है ना। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं कहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, हाँ अब आ गए सारे। ओके, मिस हो रहे थे भाई कुछ ना कुछ, बेफजूल में इनके आंसर दे जाते, फिर ये मेरा खून पी जाते कि सर जी आपने हमारे आंसर तो दिए ही नहीं है ना।
ठीक है, 14-25। ओके, ये वाला हमारा हो गया है ना। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला पॉइंट, हाँ ठीक है, अब आ गया, देखा ना। हाँ, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात इन्होंने रखी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इफ द प्रेसिडेंट, दूसरा कारण क्या बताया, सेटिस्फाइज डेट द इकोनॉमिक कंडीशन बीइंग threatened. Okay, however these are circumstances when it can be imposed but it has consequence to long run. ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये बता दिया, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि इमरजेंसी लगाई कैसे जाएगी, किसकी रिकमेंडेशन पर होगी, कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर होगी या नहीं होगी। वो सारे के सारे पॉइंट इन्होंने मिस कर दिए। अब अगर मिस कर दिए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजों को दोबारा से देखने की जरूरत होगी। ठीक है, यहां तक चीजें मुझे ठीक लगी हैं, लेकिन और ज्यादा बेहतर करना जरूरी है। ओके, कंसिक्वेंस द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डेंजर, बिल्कुल, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल शक्तियों को केंद्र के हाथ में हम देखेंगे। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल बी डिप्राइव्ड, बिल्कुल एक्सेप्ट है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल पावर नहीं होगी। प्रेसिडेंट विल बिकम डिक्टेटर, भैया बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल पॉइंट है। कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात कहीं भी मेंशन नहीं की गई है कि राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा। अगर आपको कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्टेटर वाली लाइन दिख जाए कि प्रेसिडेंट बिकम या विल बी डिक्टेटर, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। पूरी तरीके से टोटली गलत है। विल बी, आप ये तो कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर आ जाएगी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, फाइनेंशियली वो आदेश दे सकते हैं, फाइनेंशियली चीजों को कर सकते हैं, नॉट अ डिक्टेटर। दूसरा, डेमोक्रेसी विल बी हैम्पर्ड, डेमोक्रेसी हैम्पर्ड होगी। डेमोक्रेसी कैन बी हैम्पर्ड, विल बी और कैन बी में डिफरेंस है। कैन बी पॉसिबिलिटीज को दिखाता है, विल बी गारंटी को देता है। तो विल बी और कैन बी में आपको चीजों को ध्यान देना होगा, विल बी और कैन बी में डिफरेंस लिखना होगा, नॉट एक्सेप्टेड। फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नॉट वर्थ, फंडामेंटल राइट काम नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्या फंडामेंटल राइट कहीं भी किसी भी प्रकार से फाइनेंशियली स्वतंत्रता की बात करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक अधिकारों की बात करते हैं? फंडामेंटल राइट तो आपको सोशली या आपके पॉलिटिकली बात करते हैं। डीपीएसपी की अगर बात रखें तो एक्सेप्टेबल है। किस फंडामेंटल राइट में आपको इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की गई? निधि, आई जस्ट वांट टू नो। कोई भी बच्चा कमेंट करके बताएगा कौन से फंडामेंटल राइट में आपको इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की गई है? तो फंडामेंटल राइट का क्या लेना देना है? इसके बारे में संविधान ने क्लियरली किसी भी चीज को बताने की कोशिश ही नहीं की। बात समझ में आई? इसके बारे में तो संविधान ने क्लियरली चीजों को बताने की कोशिश ही नहीं की। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव हैव कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ये ठीक है, मैं मान लेता हूं, एंड मोर पावरफुल, ठीक है। एच.एन. कुंजरू, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अपोनेंट दैट द इमरजेंसी फाइनेंशियल प्रोविजन विल हैम्पर द स्टेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये एक्सेप्टेबल है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। 10 financial emergency has never been imposed till now. However, it has consequence to in spite of its positive impact, but form of the consider a part of constitution. ये ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन क्वेश्चंस में मजा नहीं आया बच्चे हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर के क्वेश्चंस में 3 नंबर दे दूं, सेटिस्फाई हो जाओगी बच्चे? नहीं होगी। रीअटेम्प्ट करो, ठीक है, रीअटेम्प्ट करो। प्रेसिडेंट कौन लगाएगा? पावर किसके पास आएंगी? केंद्र सरकार के पास पावर आएंगी। किन किन मामलों पर काम होगा? सैलरी रोकी जा सकती है, उस प्रोविजन को बताने की कोशिश करो। सेंटर स्टेट के रिलेशन में सेंटर के नेचुरल रिसोर्सेज को, सेंट्रल के रिसोर्सेज को सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है, स्टेट के रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है। गवर्नमेंट और जो भी एम्प्लॉयड है उनकी सैलरी रोकी जा सकती है, बिल में कटौती हो सकती है, मनी बिल को उनके रोका जा सकता है। कोई भी पॉइंट नहीं लिखा। इन फाइनेंशियल इमरजेंसी the money bill which is passed in state can be withhold with the for the consent of the president. ऐसा हो सकता है, ये आपने मेंशन ही नहीं किया। I'm not totally satisfied with this questions. निधि, I expect कि you will do better, है ना? तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
right to privacy. Fundamental right is ensured the part 3rd of the Bill of the Right has also incorporated in the right of the privacy being fundamental under Article 21 privacy ठीक है of the Constitution. Although fundamental right are amendable but with reasonable ground of restriction like except the basic structure drawing having the various scope. Article 21 right to life and personal liberty, and in the context of personal liberty we can also see in right to privacy. Okay, थोड़ा सा इस पे देख ले स्कोप. राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड इन मेनी एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, मैरिज एंड मदरहुड. ओके, एंड लाइफ और नोट, लाइव और नोट. भाई नोट वाला तो नहीं हो सकता. जीवन जीने का अधिकार है, मरने का कहाँ है. नोट मतलब जीना है या नहीं जीना है. हाउ हाउ कहां पर ना जीने का कोई अधिकार मेंशन है, बताओ मुझे. इवन अ सिंगल जंगे आपको मरने का अधिकार कहीं भी अलॉट नहीं किया गया है. कहीं पर भी मरने का अधिकार आप लोगों को नहीं दिया गया है. उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है. फैमिली ओके, उन्होंने बताया कि वर्डिक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट डिक्टेड इज नॉट वायलेंट ऑफ द फंडा. ठीक है. मैरिज मेकिंग ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी. ठीक है. ट्रांसजेंडर मैरिजेज. ओके, इन 377. Motherhood, it is a personal choice to female whether married or unmarried, and provision are in maternity benefit, living or dying. In India, passive euthanasia is legally under right to privacy. नहीं, नॉट कनेक्टेड भाई, नॉट कनेक्टेड. सबसे पहली बात, ये राइट टू लाइफ का पार्ट हो जाएगा, राइट टू प्राइवेसी का नहीं है. दूसरी चीज, पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया, इसको समझने के लिए बहुत सारे कंटेक्स्ट दिखाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे. अगर आप इस पॉइंट को लिख रहे हैं तो आपको इसका कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए कि एक्टिव यूथनेशिया वेजिटेटिव स्टेज नहीं है, क्या है, कैसे है और किस कंडीशन में आप उसको सपोर्ट सिस्टम से हटाकर पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं. लिविंग और डाइंग इज नॉट अ प्राइवेसी, इट इज अ चॉइस ऑफ राइट टू लाइफ. नॉट डाइंग, राइट टू लाइफ नहीं है, सिर्फ राइट टू लाइफ है, डाइंग वाली नहीं है. ठीक है. निधि, नीड टू बी इंप्रूव. कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, उसके बाद इस क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझ पाओगे. देखो क्वेश्चंस कह रहा है कि एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी. तो प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में लिखना है, प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में बताना है. लिबर्टी अलाउज टू रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन लाइक आईटी एक्ट 2000. ठीक है, ये ठीक है, मैं मान लेता हूं. दस देयर इज ए wider scope of right to privacy under the fundamental right giving to Supreme Court in Keshwanand Parliament. ठीक 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 ठीक. राइट टू प्राइवेसी, मेडिकल रिपोर्ट को प्राइवेट रखने का अधिकार, ये प्राइवेसी का पार्ट है. बात समझ में आई. अपने घर में बैठकर किसी भी प्रकार की चीज़ें, आपकी पर्सनल चैट, आपके कॉलिंग, प्राइवेसी के अधिकार. राइट टू लाइफ, मरना या जीना प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में हो ही नहीं सकता. बात मेरी समझ में आई क्लियर एकदम. ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो इस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करोगे उस पहलू को समझकर जो मैं चाहता हूं आप समझे. राइट टू प्राइवेसी, मेडिकल वाला पहलू, किसी रिपोर्ट को पहलू, किसी बीमारी को दूसरों के सामने डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर छुपाना बिल्कुल अलाउ है, प्राइवेसी का भाग है. आपकी पर्सनल चैट, आपकी पर्सनल बात, आपकी घर में, आपकी बिना मर्जी के आपके घर में कोई नहीं जा सकता, प्राइवेसी है. आपको सोते वक्त परेशान नहीं किया जा सकता, ये प्राइवेसी है. आप अपने घर में कुछ भी करें, प्राइवेसी का भाग है. ये बहुत ध्यान रखना है. ठीक है. तो नीड टू बी रीराइट. मैं सेटिस्फाई नहीं उस क्वेश्चन से पूरी तरीके से. ठीक है. सोनम, एग्रीकल्चर सब्सिडी मीन्स, ठीक है ठीक है. ओके, इनपुट एग्रीकल्चर, ये बहुत बढ़िया भाई, इन्होंने अच्छा पॉइंट लिखने की कोशिश की, अपनी बातों को बताने की कोशिश की. रीजन टू प्रोवाइड एंड कंटिन्यू फार्मिंग इन रिस्की बिजनेस इन इंडिया, मेजोरिटी फार्मर आर पुअर डेट विदाउट सब्सिडी दे वुड नॉट अफोर्ड इनपुट एंड मेक श्योर बेनिफिट ऑफ सब्सिडी ओनली टेक बाय द स्मॉल फार्मर नॉट बिग फार्मर. एलिमेंट्री, ओके, बहुत बढ़िया. It encourages the farmer to adopt intensive cultivation which increase the production. Different type of subsidies in India like fertilizer subsidies. बहुत बढ़िया. ये पॉइंट किसी ने मेंशन नहीं किया, इन्होंने इस पॉइंट को भी बताने की कोशिश की. बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने भाई. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद
सम स्कीम्स भी इन्होंने बताने की कोशिश की, परंपरागत कृषि, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है ठीक है। द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन इंडिया लार्ज हु आर अनेबल टू बाय हाई प्राइस देयरफॉर सब्सिडी इनपुट इज नेसेसरी। लिखा है पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसके नेगेटिव पहलू को भी दिखाना है, इसके नेगेटिव पहलू को भी समझना है, समझाना है। ये बहुत मायने रखता है कि आप इस प्रकार की चीजों को रिप्रेजेंट करते वक्त हर पहलू को दिखाएं, हर पहलू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस लिखा है, 10 नंबर का सवाल है, तो बढ़िया तरीके से 4 नंबर अलॉट करते हैं। पहला क्वेश्चन इनका काबिल तारीफ आया है, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने क्वेश्चंस को बताने की कोशिश की है, तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने अपने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ये किसका है, मीनाक्षी का। सब्सिडी मतलब सरकार के किसानों के लिए कृषि आवश्यक इनपुट बाजार प्रचलित थी तर पूरा कर सके। मुख्य कारण क्या है, आज़ादी के बाद की कहानी को उन्होंने बताने की कोशिश की। हरित क्रांति मुख्य कारण शुरू करने के। मुख्य समस्या क्या है, आधुनिकरण, ये सरकार की सब्सिडी जारी रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जमीन करता प्रथा को खत्म करने के लिए पूर्णतः आधुनिकता की तरफ। ठीक है, और उसके बाद साहूकारों पर निर्भरता को कम करने के लिए, साहूकार बेचेगा, साहूकार किसान रण के जाल में फंसा देगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र काफी जोखिम भरा है क्योंकि पूरा मानसून पर निर्भर है। सब्सिडी गरीब किसान आवश्यक लागत, ठीक है ठीक है। समानता, भारत में गरीब और छोटे किसानों के वर्ग के लिए सब्सिडी आवश्यक है ताकि वे आधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, खाद पानी की सुविधा, कृषि उपलब्ध करवा पाएं। भारत को कृषि क्षेत्र में सब्सिडी जरूरी रखनी चाहिए। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है ठीक है ठीक है, बोझ बन सकता है। ये कंक्लूजन लंबा है। मीनाक्षी बहुत बढ़िया पॉइंट है, लेकिन समराइज फॉर्म में नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समराइज करके लिखना था ताकि आपकी भी चीजों को हम एग्जामिनर कम समय में समझ सके। जो चीज आपने इतने लंबे शब्दों में बताने की कोशिश की, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो, इंट्रोडक्शन को छोटा करो, कंक्लूजन को छोटा करो, अपनी बात को जस्टिफाई करो। मार्क्स की बात करूं, 10 नंबर का सवाल है तो 4 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन अभी भी और ज्यादा सुधार की गुंजाइश है, और ज्यादा सुधार इसमें किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रकार के सवालों को करने के लिए बहुत ज्यादा हमें एफर्ट लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा भाई अनुसूचित जनजाति वाला। ठीक है, तो ये ओके ओके ठीक है, विजिबल है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। मौलिक अधिकारों के राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी नागरिक को अपने जीवन निर्वहन के लिए सहायक है। मौलिक अधिकार 14 से 32, 12 से 32, 12 से 35, ठीक है, क्या 36 से 51 कल्याणकारी माध्यम से समाज की। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत मुझे इसमें नजर नहीं आई। समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार की बात रखी, डीपीएसपी में पर्यावरण के संरक्षण की बात रखी, कल्याणकारी राज्य की बात रखी, निःशुल्क सहायता की बात रखी। देखो यहां पर इन्होंने इस क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में जो बताने की कोशिश की वो थोड़ा सा डिफर हो गया। इनमें समान वेतन समान आय वाला पहलू, इन सब चीजों पर लिखने की जरूरत थी, उन सब चीजों को ये लिख सकती थी। तो थोड़ा सा इस पर हमें काम करना होगा, थोड़ा सा इस पर हमें चीजों को देखना होगा। डीपीएसपी में सामाजिक आर्थिक अधिकार समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। पुरुष और महिलाओं के समान काम के लिए समान वेतन, सभी नागरिकों को आजीविका प्राप्त करने का साधन, राज्य उद्योगों के संबंध में श्रमिकों की भागीदारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के माध्यम से लोगों के जीवन के स्तर को उठाना। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात इन्होंने लिखने की कोशिश की है। ठीक है, आर्थिक सामाजिक अधिकार के प्रावधान में अनिवार्य क्यों नहीं है। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना, बहुत बढ़िया अधिकार, जनसंख्या के मांसाहारी होना अधिक प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल 29 का हनन होता है। नोट एक्सेप्टेबल, पता नहीं क्या पॉइंट लिखने की कोशिश की है। समान नागरिकता संहिता लागू होती है लोगों की संस्कृति की चुनौतियों की 6 वर्ष की आयु में उनको देखभाल, सुरक्षा, सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, बीमारी, बाल्यावस्था, किशोर। ठीक है, मौलिक अधिकार डीपीएसपी अलग अलग होने के कारण भी साथ साथ चलते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तियों की बात करता है, वैसे उद्देश्य जनता की सामाजिक आर्थिक सुनिश्चित। ठीक है, कंक्लूजन अच्छा है। बीच में इनका क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ ट्रैक गया है, आउट ऑफ ट्रैक इन्होंने बताने की कोशिश की, तो इतना मजा नहीं आया जितना मजा आना चाहिए था।
ठीक है, तो 15 में से 5 ही नंबर मैं इसमें दूंगा। मुझे जितना मजा इस क्वेश्चंस में जरूरत थी उतना नहीं आया है। बहरहाल मुझे किसी के भी क्वेश्चंस में वो जो जरूरत है वो मुझे देखने को नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं सभी बच्चे कुछ ना कुछ चीजों में भटक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं भाई। ठीक है, ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका ये वाला, द्रविडियन वाला। द्रविडियन वाले को देख लेते हैं। इसमें क्या लिखने की कोशिश की है इन्होंने। द्रविड़ मंदिर वास्तुकला हिंदू मंदिर वास्तुकला एक प्रमुख मंदिर निर्माण की वास्तुकला है जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र विशेषकर तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश राज्यों में पल्लव शासक शासनकाल। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये डायग्राम बहुत बढ़िया है भाई, इसी पे 2 नंबर दे दूंगा मैं तो। अच्छा है, द्रविड़ मंदिर 4 दीवार से घिरा हुआ था, प्रवेश जिसे गोपुरम कहते हैं, शीर्ष स्थित मुकुट तत्व है, बड़ा जलवाशय। ठीक है ठीक है, मुख्य मंदिर गर्भगृह स्थित है, बहुत बढ़िया। विमान की बात रखी, शिखर की बात रखी। द्रविड़ शैली में चोल राजवंशियों का योगदान। द्रविडियन अंतर्गत ईंटों के बजाय पत्थरों का उपयोग करते हैं, देखने को मिलता है। उन्होंने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला का भी बेजोड़ संगम किया। चोल कालीन समाज में नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वोत्तम है। भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा लंबा और मंदिर चोल युग में बना। चोल साम्राज्य का लिखा। ठीक है, चोल साम्राज्य। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत काबिले तारीफ है इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है इस बच्ची का जो ऑप्शन है वो हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री के सवाल हमेशा अच्छी लिखती है काजल, प्राउड ऑफ यू। हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में अपनी हर बात को बढ़िया तरीके से कहती हो, और 15 में से 7 नंबर एटलीस्ट इस क्वेश्चन पर मिलने चाहिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा सागर का। इनके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, अच्छा लिखते हैं भाई ये भी। महात्मा गांधी के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक व्यक्ति अग्नि रूप से अहिंसक तौर पर निकलकर सामने आया। गांधी जी की फोटो इन्होंने बनाई है, बहुत बढ़िया। आप लोगों को विजिबल नहीं होगी, मुझे अच्छी विजिबल है। समन्वय, अहिंसा, सत्याग्रह। थोड़ा डेट मेंशन कर देते, ईयर मेंशन कर देते तो मजा आ जाता। गांधी जी की अहिंसा का दर्पण, जिसे अहिंसा भी कहा जाता है। ठीक है, उनकी राजनीतिक सामाजिक मान्यताओं के मूल था। उनका मानना था कि अहिंसा के अधिक अहिंसा पैदा होती है, अहिंसक प्रतिरोध समाज में बदलाव लाने का अधिक प्रभावी तरीका। सत्याग्रह की बात इन्होंने रखी, बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन की इन्होंने बात रखी। अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद इन्होंने समन्वय आंदोलन की बात रखी, इन्होंने जो बताने की कोशिश की और कंक्लूड किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय था। उनके अहिंसा और समन्वय अवज्ञा के दर्पण में असहयोग और समन्वय अवज्ञा की उनकी राजनीति और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता को एकजुट किया और अंग्रेजों के सामना करने का साहस प्रदान किया। भाई बहुत बढ़िया ये क्वेश्चंस इन्होंने लिखा है, कम शब्दों में अपनी बातों को बताने की कोशिश की है, काबिले तारीफ है। थोड़ा सा और थोड़ा इसमें मतलब मैं सुधार की गुंजाइश रखता हूं, तो बात करूंगा 15 नंबर में से 6 नंबर थोड़े से और काम करना है, शब्दों पर काम करें। ये थे आज के क्वेश्चंस। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस अभी मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस भेजें और क्वेश्चंस भेजने के साथ साथ हाईलाइट कर दिया करें, मुझे टैग कर दिया करें कि सर हमने ये क्वेश्चंस भेज दिया है, कृपया रिव्यू कर दीजिए, है ना। आप हाईलाइट नहीं करते, रिव्यू मतलब मेरे पास तक नहीं पहुंच पाता तो वो मिस हो जाता। 12 बजे से पहले पहले इन क्वेश्चंस को हर कीमत पर भेज दिया करें, याद रखिए। 12 बजे के बाद भेजेंगे तो फिर आप लोगों की चीज़ें अधूरी। किसी बच्चे का क्वेश्चंस रह गया हो तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस कल की क्लास में हम रिव्यू करेंगे। कोशिश करा करें कि आप पर्सनल लेवल पर मतलब मेरी व्हाट्सअप या टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सअप आप लोगों को पता है ना। ओके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को समय से इंफॉर्मेशन मिल सके। क्वेश्चंस डेली बेसिस पर मैं दे रहा हूं 2 क्वेश्चंस, तो डेली बेसिस पर हर बच्चा उन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करे। अपने दोस्तों को क्लास के बारे में जरूर बताया करें, और जो बच्चे शुरुआत से क्लास देखते हैं वो शाम लास्ट तक क्लास को देखा करें, क्योंकि लास्ट में बहुत कुछ सीखने का, पढ़ने का, समझने का मौका मिलता है और बेहतर चीज़ों को करने की कोशिश करें। आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप लोग चीज़ों को बेहतर करके समझेंगे। इसी के साथ क्लास के समापन की घोषणा करते हैं। बहुत अच्छे से इस क्लास को आपने समझा है, और बेहतर इन क्लासेस को लेकर चलें और बेहतर उन क्लास के बारे में आप काम करें। जितना बेहतर आप लोग इसके बारे में चीज़ों को लिखेंगे, करेंगे, समझेंगे, उतना बेहतर आप लोगों के समझने का तरीका, पढ़ने का तरीका होता जाएगा। याद रखिएगा, उम्मीद है आप और बेहतर करेंगे, और कल मिलते हैं फिर कल के सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।